अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं आज के हमारे स्ट्रीम में, जिसमें हम संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो जो वेजिटेरियनिज्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म पर है, इस वीडियो को हम इवैल्यूएट करेंगे। और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि एक पॉपुलर वीडियो तो है ही, जो उनके खुद के चैनल पर भी है और दूसरे चैनल्स ने भी अपलोड किया है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि इस वीडियो में हम ये जो वेजिटेरियनिज्म को, कोई अगर वेजिटेरियन खाता है खाना, तो हम उसको गलत कहने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि किसी को अगर वेज खाना है सिर्फ तो हम उसके खिलाफ है इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को वेजिटेरियन खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कि इस्लाम के अंदर वेजिटेरियन खाना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर कोई वीगन है, जैसे यहाँ पे इस सवाल में आया, अगर कोई वीगन है तो क्या वो वीगन हो सकता है, क्या वो हराम है? तो जब तक वो नॉनवेज खाने को हराम नहीं कह रहा है, ना ये मान रहा है कि वीगन बनने से वो अल्लाह के ज्यादा करीब आएगा या बहुत नेक काम है ये, तो अगर ऐसी सोच नहीं है तो बनने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे स्कॉलर्स ने फतवा दिया है। तो मतलब मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे एक वीगन मूवमेंट चल रहा है कि सब लोग वेजिटेरियन बन जाओ, तो हम वो वीगन मूवमेंट के सामने कोई नॉन वेज मूवमेंट खड़ा करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो में हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन सब लोग बन जाओ नॉन वेज, ये कहने के लिए नहीं है। लेकिन ये वीडियो का मकसद क्या है, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम आज ये देख रहे हैं कि ये टॉपिक में बाज लोगों को ऐसा लगता है कि नॉनवेज खाने वाले लोग पापी होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, वो मर्डर कर रहे हैं जानवरों का। और ये सोच बढ़ बढ़ के यहां तक जाती है जहां पे ये सोच बनती है कि ऐसे लोगों का मर्डर करना ठीक है, उनके अटैक करना ठीक है, उनके ऊपर हमला करना या विजिलेंटिज्म करना, ये सब ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं। तो ये सोच वहां तक जाती है, एक पॉलिटिकल सोच भी बन जाती है कहीं पर। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर एक सोच बनती है जिससे जो उनको खुद वायलेंस की तरफ ले जाती है। मैं ये अलेज नहीं कर रहा हूं कि संदीप माहेश्वरी जी ये कह रहे हैं कि वायलेंट बनो, मैं उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो ये वेजिटेरियनिज्म के ताल्लुक से जो बात है, और जो वेजिटेरियन समझते हैं कि नॉनवेज खाना इस तरह से है, तो अक्सर दुनिया नॉनवेज है टू द एक्सटेंट कि दुनिया के अंदर माना जाता है, रिसर्च के अंदर आता है कि 5% वेजिटेरियंस है, 3% वीगन्स है, यानी कि 92% जो दुनिया की पॉपुलेशन वो नॉनवेज है, 92%। हाँ, और इंडिया की बात करें अगर, तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया के अंदर भी 71% जो इंडियंस है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर 90% वेज खाते हैं, 80% लोग वेज खाते हैं, ऐसा नहीं है। 91% लोग नॉन वेज खाते हैं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये देखें कि इस चीज के ताल्लुक से जो लोगों में सोच है, जो सोच को संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो के अंदर रिफ्लेक्ट किया है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। करता हूं वीडियो। तो मैं क्यों किसी को दर्द दूं, मैं क्यों किसी को मारूं, मुझे क्या हक है किसी को मारने का? अगर इस तरह से सोच करके आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है। कंपैशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि उसके दर्द को आप फील कर सको, अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देख सको। मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, यार नहीं, मेरे से किसी की हत्या नहीं होगी, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, मुझसे किसी की हत्या नहीं होती, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता। हाँ, तो अब यहां पे हमने ये चीज को देखा, ये क्या ग्राउंड्स पर बात हुई है वो देखा। अब मैं चलिए अपनी बात रखना चाहता हूं सारे वो लोगों के लिए कि मैं किसी को क्यों मारूं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इस्लाम के बारे में, क्योंकि इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें नॉनवेज खाना अलाउड है, हलाल है। ना सिर्फ हलाल है कि एक इबादत है, जो हम ईद उल अजहा, इन दिनों में जो ईद आ रही है, ये ईद में हम जानवर ज़बाह करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं अल्लाह के लिए, तो खुद एक इबादत का हिस्सा भी है, एक वर्शिप भी है हमारी, जिसके अंदर हम जानवर को ज़बाह करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि इस्लाम में जानवरों के साथ अच्छा सलूक सिखाया गया है। सही बुखारी की हदीस है 6009, जिसके अंदर आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली दाती कबिदिन रतबतिन अज्र, हर जानदार की खिदमत में अज्र है। ये स्टोरी बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, कि जिसके अंदर एक शख्स ने एक कुत्ते को पानी पिलाया और उस वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत दे दी। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि क्या जानवरों की खिदमत करने में भी अज्र है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर जानदार की खिदमत करने में अज्र है।
ये दूसरी हदीस देखिए कि एक ऐसी औरत थी जो एक बुरा काम करने वाली, रॉन्ग पेशा जिस्म को बेचने वाली ऐसी औरत थी, और उसने एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया और उस वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को माफ कर दिया। तो यानी कि कुत्तों की खिदमत, जानवरों की खिदमत, बल्कि हर जानदार की खिदमत में अज्र है, यही बात सिखाई गई। तो ये बात मैं आपको पर्सपेक्टिव के तौर पे रख रहा हूं। लेकिन अब आइए दूसरी साइड भी देखते हैं कि ये जो जानवर जो हमारे लिए इस्लाम में खाना हलाल है, या खास तौर से वो जानवर जो ऐसे सैक्रिफाइस के मौसम में हम सैक्रिफाइस करते हैं, आप देखोगे ये ऐसे जानवर है जिनकी पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। तो मेरा संदीप महेश्वरी से सवाल है कि आप देखोगे कि ये जो एनिमल्स है ये अडल्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनका जिस्म बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। यहां तक कि हम इंसानों में देखते हैं कि प्रेगनेंसी कब होती है, एक औरत बड़ी होती है, अडल्ट होती है, फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर चाइल्ड बर्थ होती है। लेकिन बकरे बकरी की एक मिसाल हम ले रहे हैं, ऐसे एनिमल्स में बकरा बकरी की मिसाल ले रहे हैं। तो बकरी 13 महीने से 17 महीने में पहली प्रेगनेंसी हो जाती है। 13 महीने यानी 1.5 साल के अंदर पहली डिलीवरी हो जाती है। और बकरा बकरी का मामला ऐसा है कि इसके अंदर 54% ऑफ द टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बकरी को 54% ऑफ द टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, 6% ऑफ द टाइम ट्रिपलेट पैदा होते हैं। तो आप देखोगे कि इनका फास्ट रिप्रोडक्शन है, यानी कि हर 2 साल के अंदर 3 प्रेगनेंसीज होती है, और हर प्रेगनेंसी में 60% से ज्यादा टाइम एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। आपको इनके नंबर्स किस तरह से मिलते हैं, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 2019 के जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन सर्वे है, लाइफ स्टॉक सर्वे जिस तरह से सेंसस इंसानों का होता है हर 10 साल में, तो लाइफ स्टॉक सर्वे हर 7 साल में होता है। तो 2019 में हुआ था, उसके फिगर्स आप देख सकते हैं मिलियंस में। तो करोड़ में देखें तो कैटल 19 करोड़ कैटल है, बफेलो 10 करोड़ 10.9 यानी कि तकरीबन 11 करोड़, शीप 7.4 करोड़, और गोट्स 14.8 करोड़, तकरीबन 15 करोड़ बकरा बकरी हम देखते हैं पूरे इंडिया में पॉपुलेशन में मिला। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस होने के बाद भी, यानी आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे लिए हलाल है, वो एनिमल्स पॉपुलेशन में भी मेजर कंपोनेंट उन्हीं एनिमल्स का है। और आप देखोगे कि ये जो जानवर को अगर मान लीजिए सैक्रिफाइस करना बंद कर दिया जाए, जैसा कहा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या होगा आपको पता है। आप खुद देख सकते हो कि 200 काउस स्टार्वेशन से मर रही हैं शेल्टर में। हाँ, 200 काउस मर गई, कहीं पे 100 काउस गौशाला में मर गई, और ये कॉमन सी बात हो गई है। 500 काउस स्टार्व टू डेथ, hundreds of bovines die in यूपी काउ शेल्टर्स, यानी कि कॉमन सी बात है किस तरह से जब उनको गौशाला में रखा जाता है तो वहां पर रखने के बाद किस तरह से कई बार, और ये होना है, क्यों होना है मैं उसकी वजह आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तौर पे, और मैं एक सवाल पूछूंगा। तो सवाल यहां ये है कि हम देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, और प्लस बहुत सारे लोग अपने बैल वगैरह को या ओल्ड गाय हैं उनको छोड़ देते हैं रास्ते में। इससे स्ट्रे कैटल का एक प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि ऐसे कैटल रात के वक्त में वगैरह फील्ड्स में, खेतों में घुस जाते हैं, और खेतों में घुस करके खेत के अंदर खा जाती हैं फसल वगैरह, और फार्मर्स को बहुत तकलीफ हो रही थी, ये चीज आई है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट की अगर हम मिसाल लें, ने काउ केयर का फंड बनाया। ये फंड के अंदर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया कि हम 900 रुपीज पर मंथ देंगे, अगर कोई एक गाय या बैल का ख्याल रखे तो हम 900 रुपीज पर मंथ देंगे। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, एक सिंगल बैग ब्रांड का 1200 से 1500 आती है, तो कम से कम 3000 का खर्चा तो हर महीने का खर्चा है, यानी 900 रुपीज में गाय बैल को नहीं पाल सकते। 900 रुपीज पर मंथ में इंसान पालते हैं क्या? तो गाय बैल के लिए 900 रुपीज कैसे काफी होगा? अब अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो देखिए, यानी योगी गवर्नमेंट ने तो 647 करोड़ का बजट भी रखा गौ माता के लिए कहा जाता है। लेकिन आप जरा कैलकुलेट करिए, देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है, मैंने इसका अपडेटेड वर्जन प्रेजेंट कर रहा हूं। 900 रुपीज पर मंथ हम अगर काउंट करें, और जितनी कैटल है मैं सब नहीं गिन रहा हूं, जो तकरीबन हम देखते हैं कि 19 करोड़ जो कैटल्स है मैं सब नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि उसमें दूध देने वाली भी है, 5 करोड़ 19 लाख दूध देने वाली है, उनको माइनस कर देते हैं। 14 करोड़ को हम काउंट करेंगे। 14 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें 900 रुपए पर मंथ, तो कितना बजट हो रहा है मालूम है? एक साल का बजट जो हो जाता है, मंथली बजट को मल्टीप्लाई करिए, साल का बनाइए, तो 1,50,000 करोड़, 1,51,000 करोड़, यानी 1.51 लाख करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही है। 1.5 लाख करोड़ सालाना बजट किसे कहते हैं? अगर 900 रुपए पर मंथ का काउंट करें, और अगर 2000 यानी 3000 जो फार्मर्स कह रहे हैं, मैं नहीं वो नहीं गिन रहा हूं, मैं 2000 काउंट कर रहा हूं। अगर 2000 जो एक रीजनेबल बजट है, अगर वो काउंट करें, जो हकीकी तौर पे 2000 का बजट चाहिए, तो उस बजट के अंदर देखें
तो फिर 3.37 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़। और ये भी क्या है, सिर्फ गाय बैल की बात हुई, अभी बफेलोज की बात नहीं हुई है, अभी शीप की बात नहीं हुई, फिगर राइट साइड पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, गोट्स की बात नहीं हुई है। सोचने की बात है या नहीं है? आप खुद सोचो ना, सोचने की बात है या नहीं है? अब इतने पैसे आएंगे कहां से? आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया के अंदर पूरे इंडिया की आबादी का जो हेल्थ बजट है, कितना हेल्थ बजट है? जो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं, तो हेल्थ बजट कितना है? 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है। उसका कंपेयर करिए 1.06 लाख करोड़, ये देखिए रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो अगर 1 लाख करोड़ का पूरे इंसानों का हेल्थ बजट है, सिर्फ गांव गाय बैल को 900 रुपए पर मंथ भी गिने तो 1.5 लाख करोड़ चाहिए, और अगर 2000 रुपए पर मंथ गिने तो 3.7 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़ चाहिए। कोई छोटी बात है क्या? कहां से लाएंगे इतने पैसे? कहां से लाएंगे? और नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपने फोटोज देखी है, स्टार्विंग टू डेथ, यही होने वाला है, यही होने वाला है। और ये तो सिर्फ गाय बैल की बात है, बफेलो, शीप, गोट, इन सब का क्या? और अगर आप देखो ये जो फिगर है ना, ये तो 1 साल का है ना। अब बहुत अहम बात क्या है ना, ये जानवर को सिर्फ 1 साल थोड़ी खिलाना है, लाइफ टाइम खिलाना है। अब लाइफ टाइम कितना होता है? गाय बैल का लाइफ टाइम जो होता है 22 ईयर्स से 25 ईयर्स तक जीते हैं वो, 22 से 25 साल। लेकिन देखा गया है कि गौशाला वगैरह में जब ये सारी डिफिकल्टीज होती है तो गाय की जो उम्र होकर कितनी हो जाती है? लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम हो जाती है, क्योंकि वहां इतनी मुश्किलें, खाना, केयर वगैरह, वो सारी मुश्किलों की वजह से जो 22 या 25 साल तक जी सकती थी गाय या बैल, उसकी 9-10 साल में ही मौत हो जाती है। चलो 9 साल काउंट करते हैं। अगर 9 साल काउंट किए तो जब 1 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ है, 9 साल के अंदर हो जाएंगे 13.65 लाख करोड़, यानी लाख करोड़। ये 13 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 13 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये लाइफ टाइम बजट है। और अगर 3,000-2,000 रुपए पर मंथ गिने तो 30 लाख करोड़। ये कोई छोटी बात है? ये सिर्फ गाय बैल की बात है, बफेलोज अलग, कहां से लाएंगे? फिर वही होगा। फिर क्या होता है, आप देखोगे इंटरनेट पर कॉमन हो गया है फंड्स अपील। इंसानों की अपील तो आती थी, अभी गाय बैल के शेल्टर्स की अपील आ गई। और मेरा पर्सनली मामला ऐसा है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूं इस फील्ड में, तो मुझे बहुत सारी यूट्यूब एड्स, टारगेटेड एड्स होती है ना, तो मुझे खास ऐसे काउ शेल्टर्स की एड्स बहुत ज्यादा दिख रही है कि आप डोनेट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मजबूरी है। अब इस तरह से काउ शेल्टर्स को के अपील्स आने लगी है कि आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम इतनी गाय का ख्याल रख रहे हैं, एक गाय का खर्चा करने का इतना खर्चा है, आप जरा सपोर्ट करिए। ये बातें आ रही है, कॉमन बात। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाता है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो हम देखते हैं, जहां पर जो गौशाला है, जहां पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाय बैल किस हाल में? आप राइट साइड वाली फोटो देखिए। और जब वो फूड सिस्टम के अंदर होती हैं, जब उनका एक टाइम पर जब सारों का एक सैक्रिफाइस होता है, तो उसके अंदर देखिए किस तरह से केयर किया जाता है, किस तरह से गोनी पहनाया जाता है, बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, आप देख सकते हैं, काव, मतलब गोट, शीप। तो ये सबकी कॉमन बात है। और इसके अंदर बुनियादी बात क्या थी कि एनिमल्स लिविंग है, प्लांट्स क्या लिविंग नहीं है? प्लांट्स क्या लिविंग नहीं? प्लांट्स भी लिविंग है। आप देखिए प्लांट्स भी पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और मरते भी हैं। तो प्लांट्स भी जीवित हैं, जिंदा हैं, ये तो हम बात सब देख सकते हैं, प्लांट्स भी जीवित हैं। और प्लांट्स के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि उनको भी जो उनके भी स्टिम्युलाई है। यहां पे एक आर्टिकल ये पढ़िए, ये रिसर्च देखिए, मैं ये वीडियो आपको जस्ट बताता हूं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये सारे स्टिम्युलाई जो है, नर्वस सिस्टम टाइप सिग्नल रन होता है उनकी बॉडी में, और अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। आप ये वीडियो में देखिए, मैं इसे चला रहा हूं। ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्लोरेसेंट टाइप का जो सिग्नल रन हो रहा है, एक जगह पर प्लांट को कट किया तो वो सिग्नल पूरे प्लांट में किस तरह से दौड़ के गया। ये दिख रहे हैं स्टिमुलाई, अभी हम समझ रहे हैं, अच्छा उनको उसे इंजेक्ट किया गया है, वो प्लांट को इंजेक्ट किया गया है ऐसे एजेंट से, जिससे कि ये फ्लोरेसेंट में उसका जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। जब वो देखिए कैटरपिलर बाइट कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो जब वो बाइट कर रहा है तो तब वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वो प्लांट सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। मैं फिर से प्ले कर रहा हूं, तो देख रहे हैं आप, जैसे बाइट किया वैसे वो सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट करता है। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। तो ये क्या समझना कि प्लांट्स को नहीं समझ में आता है, वैसा नहीं है ये। आप इसमें आगे देखिए कि प्लांट्स के अंदर, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आर्टिकल है, डू प्लांट्स फील पेन, तो देख सकते हैं कि वो भी परसीव कर सकते हैं फिजिकल स्टिमुलाई को, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इन मैनर्स विच आर मोर सोफिस्टिकेटेड देन प्रीवियसली थॉट। बहुत कुछ अभी हमें डिस्कवर करना बाकी है। तो जीवित तो है ही, जिंदा तो है ही, और उसके अंदर पेन ट्रांसमिशन का भी हमें आज प्रूफ्स मिलने लगे हैं, समझ में आने लगे हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अब इसके अंदर ये जो कहा जा रहा है ना कि उसके दर्द को फील कर सकूं, तो आप खुद देखिए कि क्या इनके दर्द को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं कि जो
एक बार मौत की जगह रोज उनकी मौत होती है, रोज तड़प तड़प के मरती है। जिंदगी 22 से 25 साल की जगह 9 साल में मर जाती है, वो भी किस तरह से मरती है आप ये देख सकते हैं। और यहां पर जो स्लॉटर करते हैं, तो इस्लामिक स्लॉटर के बारे में ये एक जर्मनी के अंदर हैनोवर यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक स्टडी हुई थी, और इसका ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो जिसके अंदर इस्लामिक ज़बीहा मेथड को कंपेयर किया गया कैप्टिव बोल्ट स्टनिंग मेथड से। तो देखा गया ये जो ज़बीहा मेथड में जब वेन्स ऑफ द नेक कट होती है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का रुक जाता है, और रुकने की वजह से जो देखा गया ईईजी रिकॉर्डिंग्स में आया, ईईजी रिकॉर्डिंग में क्या आया कि उसके अंदर वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसके बाद में जो ज़बीहा करने के बाद, और वो ब्रेन के अंदर स्टिमुलस यानी वो स्लीप मोड में चले जाता है, जो जीरो लाइन आ जाती है। जीरो लाइन आपने देखा होगा, वो ईईजी मशीन में जीरो लाइन आ जाती है, और ये साबित है। और इसके बाद भी और भी रिपोर्ट्स है, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट रिपोर्ट है जो दिखी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि ये जो कहा जा रहा है मजबूरी में मारना, चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूं वो क्या कहता है। अगर मेरा उसको बिना मारे भी काम चल सकता है तो मैं क्यों ना काम चला लूं, समझ गए। अगर मान लो जंगल में हो और बिना किसी को मारे काम चल ही नहीं सकता, तब तो खुद जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। बट अपने टेस्ट के लिए मैं किसी को क्यों मारूं? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर जंगल में रहते हो और किसी को मारना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो मारे तो समझ में आता है कि खुद की मौत की बात है। वो कहते हैं कि ये बात अभी मैं अगर किसी को मारे बगैर जिंदा रह सकता हूं तो क्यों ना वैसा जिंदा रहूं, मारे बगैर रह सकता हूं। भाई आपको मैं चाहता हूं कि आप एक बात पे फोकस करें, ये है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का चार्ट। और आपको पता है इंडिया के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया कहां है, इंडिया हंगर इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, आपको शायद ताजुब होगा लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अंदर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सबसे भी नीचे है हंगर इंडेक्स में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अंडर नरिशमेंट में रहते हैं, खाना नहीं होता है उनके पास, सब वेज नॉन वेज सब मिलाकर उनके पास खाना नहीं होता है। तो खाना जब नहीं होता है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर अगर हम नॉन वेज फूड का रिलायंस खत्म कर दें, सारे लोग वेज बन जाएं सपोज करो, तो आप देख सकते हो कि ये वेजिटेरियन, ये हमारी प्रोड्यूस है 1950 से लेकर 2015-16 तक। आप देख सकते हो कि स्टेबल होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कम भी हो जाती है, किसी साल में डाउन, किसी साल में अप। और हम सब जानते हैं कि ये सब चीजें फ्लक्चुएट होती है, और अगर फ्लक्चुएट हो गई, आपने एनिमल पे डिपेंडेंस खत्म कर दिया, और फिर अगर ये फ्लक्चुएट हो गया तो फिर क्या हम बॉर्डर लाइन के बहुत करीब नहीं आ जाएंगे? कितने सारे लोग फेमाइन के अंदर भूखे मरेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि किसी साल के अंदर प्रोडक्शन कम हो। और आपको पता है जब ऑलरेडी भूख से मर रहे हैं इतने सारे लोग, ऑलरेडी भूख से मर रहे हैं, और दुनिया का एवरेज क्या है, दुनिया में हर 7 लोग में से एक भूखा सोता है, हर 7 में से एक, ये ग्लोबल एवरेज है। तो जब इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं वेज नॉन वेज सब कुछ मिलाकर ये हाल है, तो फिर उसके अंदर अगर नॉनवेज फूड का रिलायंस खत्म कर दिया जाए तो क्या हम बॉर्डर लाइन के करीब नहीं आ जाएंगे? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए जो वेजिटेरियंस है, और मैं नहीं कह रहा हूं संदीप ने ये कहा अपनी वीडियो में, लेकिन ये कॉमन बहुत स्ट्रांगली कही जाने वाली बात है, वो क्या कहते हैं कि क्या आपको पता है कि 1 किलो गोश्त बनाने के लिए कितना वेजिटेबल्स जाते हैं, कितने वेजिटेरियन फूड जाता है, कितना? वो कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड से ही तो गोश्त बनता है, वो 1 किलो नहीं, उससे बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा, ज्यादा जाता है, ये प्रोपेगेंडा शायद आपने भी सुना होगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं ये बात इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि मेरे इस वीडियो के आंसर में कोई अगर वीडियो बनाए और वो कहने वाला है तो पहले से उसका जवाब मैं दे देना चाहता हूं, कोई कहे उससे पहले ही मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि एनिमल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, क्या खाते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खाते हैं। वो कहते हैं एनिमल्स को खिलाने की जगह इंसान को डायरेक्टली खिलाओ ना, एनिमल्स को प्लांट्स खिलाते हो उसकी जगह इंसान को प्लांट्स खिलाओ। ये बात है, बहुत लॉजिकल लग रही है, लेकिन इसके अंदर वो एक फैक्ट को छुपा रहे हैं। क्या फैक्ट को छुपा रहे हैं कि आप देखोगे कि जो फूड खाते हैं लाइव स्टॉक, उसमें से 46% घास खाएंगे इंसान? नहीं। उसमें से 19% क्रॉप के रेजिड्यूज यानी खेती की फसल काटने के बाद जो बच जाता है ना, वो खाते हैं, और 8% फॉडर खाते हैं। हाँ, ऐसा 14% खाना होता है उनका जो इंसान खा सकते हैं, 14% उनका खाना ऐसा होता है, लेकिन 86% ऐसा खाना होता है जो इंसान खा ही नहीं सकता। अब आप काउंट करके बोलोगे 1 किलो गोश्त के पीछे इतना प्लांट जाता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं अगर आप कि उसमें घास कितनी जाती है, क्रॉप रेजिड्यू कितनी जाती है, तो ये एक ऑनेस्ट बात नहीं है जो आम वेजिटेरियंस कर रहे हैं। मैं संदीप के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो ये इसके बारे में एक स्टडी पेपर भी है साइंस डायरेक्ट के अंदर, ऑन आवर प्लेट्स और ईटिंग एट आवर टेबल, अ न्यू एनालिसिस ऑफ द फूड डिबेट। जो डिबेट उसमें छिड़ा है
प्रो वेजिटेरियनिज्म के लोगों ने की तरफ से, तो उसको उसकी एनालिसिस इस पेपर में आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। और आपसे मैं एक और बात कहूंगा कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितने लोग, 2 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्टली एनिमल लाइफ स्टॉक के जो बिजनेस पे डिपेंड है। 2 करोड़ लोग सीधा बेरोजगार हो जाएंगे। उनका पेट का क्या, एक चीज है जो खाना है। और आपको पता है रूरल हाउस होल्ड के अंदर सीधा सीधा 14% इनकम क्या है, वो आती है लाइफ स्टॉक से। और पूरी इंडिया की 100% आबादी में से 8.8% जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है, उनको जो जॉब्स मिलता है, वो लाइफ स्टॉक बिजनेस में। यानी अगर ये बिजनेस बंद हो जाए ना, जो लाइफ स्टॉक बिजनेस है, यानी कि जानवरों का, गोश्त का, उनको संभाल के वो लोग बड़ा करते हैं, प्यार से बड़ा करते हैं, और उसके बाद में एक वक्त आता है जिसके बाद में उनको जिंदगी भर 25 साल 22 साल 25 साल मर मर के रोज जीने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। उन्हें एक टाइम के बाद में एक ह्यूमेन तरीके से स्लॉटर किया जाता है। और हम इंसान हैं, हमारी भी जरूरत है, हम में भी इंसान है जो भूखे मरते हैं, भूखे सोते हैं, तो उनको खाना मिलता है। हाँ, खाना मिलता है। अगर सब लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें तो वेजिटेरियन फूड का जो प्लांट्स है, जो सारे जो तरकारियां हैं, उसका प्राइस कहां पहुंचेगा, ये भी सोचिए। 100% जब डिपेंडेंट सिर्फ प्लांट्स पे आ जाएगा तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी कितने बढ़ रहे हैं डिमांड की वजह से। आपको पता है कि क्या रेट्स हो जाते हैं, वो और कहां पहुंचेगा, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं इस बात को? और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और वो सारे जानवर ऐसे ही मरेंगे तड़प तड़प के, उनको खिलाने के लिए चारा कहां से लाएंगे? क्या आप हम ये देख नहीं रहे हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? सीधा इंडिया की 100% आबादी में से 8.8% डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लाइफ स्टॉक बिजनेस में। लेकिन कितने सारे ऐसे बिजनेसेस भी है जो लाइफ स्टॉक बिजनेस से कनेक्टेड होता है, वो बिजनेसेस की बात तो अलग है। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड लाइफ स्टॉक बिजनेस में 8.8% सीधा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर ये बिजनेस बंद कर दिया जाए। और इंडिया का मीट एक्सपोर्ट, ये भी तो देखिए इंडिया के अंदर कितना मीट एक्सपोर्ट है। आप ये देख रहे हैं कि आज भी 3.13 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। यानी कि अगर 3.17 बिलियन यूएस डॉलर्स अगर आप रुपीस में काउंट करें तो आप देख सकते हो कि 23,652 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर है जो मीट बिजनेस में। ये हमारे बिजनेस, ये इंडिया का एक्सपोर्ट है जो हो रहा है। हाँ, अगर मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख दूं और कोई और मुझे अपने टेस्ट के लिए मारे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कहोगे ना गलत हो रहा है, तो जो आपको अपने ऊपर गलत लग रहा है वही उसके लिए भी गलत। देखिए, कोई अगर आपको मारे, एक इंसान को मारे, तो हमें यहां फर्क करना होगा। एक इंसान और प्लांट में फर्क करना होगा, एक इंसान और जानवर में फर्क करना होगा। कोई टारगेट प्रैक्टिस के लिए मारे, गलत है। कोई परेशान करने के लिए मारे, गलत है। कोई जुल्म करने के लिए जानवर को मारे, गलत है। लेकिन एक जायज जरूरत होती है खाने की, ताकि हम लोग सरवाइव करें, हम लोग जिंदा रहें। तो उस चीज के लिए मारना, एक जायज जरूरत के लिए, वो चीज गलत नहीं है। आप इस चीज में डिफरेंशिएट करिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। और ये पूरा सिस्टम हम समझेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये चीज में कोई गलत नहीं है। और इसमें मैं चाहता हूं कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कही है, जो मैं लास्ट में टच करूंगा, वो ये है कि फर्क जो कर रहे हैं ना कि सब सेम, इसमें एक आइडियोलॉजिकल बात है। और मैं उनके साथ स्पिरिचुअलिटी का ये पार्ट भी शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं लास्ट में शेयर करूंगा। एक बात है जो इसमें ये कंक्लूजन तक उनको ड्राइव कर रही है कि सब सेम है। हाँ, तो ये बात को हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो। जो बनाए हुए हैं कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा या प्रोटीन खाना पड़ेगा, और प्रोटीन सिर्फ अंडे से ही आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। ये सब गलत बिलीफ्स है। अभी एक वीडियो है, आप देखना, डॉक्यूमेंट्री है, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, द गेम चेंजर्स के नाम से। विराट कोहली हैज नाउ बिकम वीगन। मतलब कि वो ना अंडा लेते हैं, ना नॉनवेज लेते हैं, ना मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, और उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि जितना वो जिम करते हैं, जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जिस लेवल पे अपने फिटनेस पे काम करते हो, उस लेवल पे आप करते होगे, राइट? तो जब वो वीगन हो सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? तो यहां पर विराट कोहली का जो कहा गया ना, विराट कोहली के ताल्लुक से कि विराट कोहली वीगन हो गए। हाँ, विराट कोहली। तो ऐसे कितने सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे, जैसे ये आर्टिकल देखिए, जो वेजिटेरियन, जो स्टार्टेड ईटिंग 7 वीगन सेलिब्रिटीज हु स्टार्टेड ईटिंग मीट अगेन। आपको ऐसे बहुत मिलेंगे और ये कॉमन बात है। तो यहां पर एक चीज के अंदर हम लोग ये बात समझें कि देखो, आपको वीगन बनना है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में वो बात बोला। आपको वेज खाना है, वेज खाओ। आप नॉनवेज खाने वालों को पापी, मर्डरर और ये मत समझो, ये बात गलत है, इंसानियत के तौर पे गलत है। फिर आप भी तो प्लांट्स का मर्डर कर रहे हो, प्लांट्स को मर्डर आप भी तो कर रहे हो जिंदा रहने के लिए। पेस्टिसाइड में पेस्ट को मार रहे हो, जर्म्स को मार रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ये भी तो फिर गलत हो जाएगा। सांस भी नहीं लें
तो यहां सही बात क्या है कि आपको वीगन बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया के लोगों को इस तरह से वो नजरों से देखना, फिर वो चीज बुनियाद बनती है क्राइम की, तो ये बात का कि मैं खिलाफ हूं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं, नेक्स्ट वो वीडियो होना में चाहिए ला रहा हूं। प्रोटीन में, तो वो कंबाइन करके भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि 8 एक में ही हो। हाँ, तो ये अमीनो एसिड्स के बारे में कह रहे हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो 8 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स है उसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं प्लांट्स के अंदर भी है। चलो मैं कंपैरिजन में बताता हूं। प्लांट्स में सबसे बेस्ट प्रोटीन सोयाबीन्स में है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सोयाबीन्स, बेस्ट, ये देख रहे हैं आप, ये सोयाबीन्स देख रहे हैं आप लोग। तो सोयाबीन्स का आप ये देखिए कि उसके अंदर क्या प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स क्या हैं, और वही प्रोटीन का चार्ट बीफ में देखिए, बाजू में सब ग्रीन 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 दिख रहा है। सोयाबीन्स और बीफ में ये डिफरेंस है प्रोटीन के अंदर, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर ये भी देखिए कॉर्न के अंदर, अब सोयाबीन का देखा था आपने चार्ट, उसके बाद कहां पे अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं, कॉर्न में। तो आप देख रहे हैं बीफ से कंपैरिजन करिए कॉर्न को, आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है, सामने है ग्रीन में। देखिए कि 100% से रिक्वायरमेंट की जगह 132% मिल रहा है आपको, 121% मिल रहा है कई चीजों के अंदर, आप देख सकते हैं प्रोटीन्स में। तो आपको फिर भी खाना है वीगन, वीगन बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिमिनल क्यों बोल रहे हो यहां पर, ये बात सही नहीं है। हाँ, ये बात सही नहीं है। आगे अगली वीडियो देखते हैं। खाएंगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी, बल्कि अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो अगर आप एसिड एल्कलाइन के बारे में थोड़ा स्टडी करोगे और पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जो जितनी भी जो आज की डेट में जो बीमारियां हैं जो सबसे खतरनाक है, जैसे कि कैंसर, उन सब की जो जड़ है वो है इन्फ्लेमेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है हमारी बॉडी का अंदर से एसिडिक होना। एसिडिटी बेसिकली एक बैलेंस होता है एसिडिक एल्कलाइन, तो जितनी आपकी बॉडी एल्कलाइन की तरफ होगी उतना ही आपको बीमारियां कम होंगी, उतना ही आप अंदर से अच्छा फील करोगे, और जितना एसिडिक की तरफ होगी उतना ही आप अंदर से बीमार फील करोगे और आपको बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट मेक सेंस कि आप वेजिटेरियन चीज़ें लो, जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और होती हैं वो एल्कलाइन की तरफ होती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है जैसे बीफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब एसिडिक की तरफ होता है, ये हमारी बॉडी को अंदर से एसिडिक बनाता है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से जब आप देखोगे, साइंटिफिकली थोड़ा सा स्टडी करोगे तो समझ आएगा कि सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी और रीजनेबली अगर हम थोड़ा सा सोच करके चलते हैं तब भी इट मेक सेंस टू गो वेजिटेरियन। वेजिटेरियन होना बेटर है नॉन वेजिटेरियन होने से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हमारी लेटेस्ट स्टडीज है वो, अगर आप एसिड एल्कलाइन के बारे में थोड़ा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने एसिडिटी के बारे में कहा, एसिडिक, हाँ एसिडिक एल्कलाइन, ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं ना एसिडिक, तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक फूड की लिस्ट देखिए लेफ्ट साइड वाली, एल्कलाइन फूड की लिस्ट देखिए, वो एसिडिक फूड के अंदर आपको मीट मिलेगा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ना मीट है एसिडिक के अंदर, मीट है ही नहीं वहां पर। क्या है, देखिए ये है एसिडिक के अंदर, आप देखोगे नीचे देखिए जो क्रीम चीज, बटर मिल्क, हाँ ये सारी चीजें आ रही है एसिडिक के अंदर, और नट्स, पीनट्स, व्हाइट ब्रेड, बीफ, हाँ बीफ इसके अंदर है एसिडिक के अंदर। किस तरह से, वो उसकी एक रीजन है, मैं आगे बता रहा हूं और उसकी मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूं। स्पिनच, बीन्स। अब अगर आपको सबसे पहले अगर कहना है कि एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए तो सबकी पूरी लिस्ट दो, पूरी लिस्ट दो, ये फेयर और इंसाफ वाली बात है, पूरी लिस्ट दो। और एक्चुअली एसिडिक के अंदर क्या है कि यहां पर जो मेन चीज है जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन होता है वो क्या चीजें हैं, इंफ्लेमेशन की लिस्ट देखिए तो आपको वेजिटेबल ऑयल्स, एडेड शुगर, हाँ ट्रांस फैट। अगर आप हेल्थ लाइन का ये आर्टिकल देखें 5 फूड्स दैट कॉज इंफ्लेमेशन, तो इसके अंदर उन्होंने 5 फूड्स की लिस्ट दी है और नंबर 1 पे आप वेजिटेबल ऑयल और ये सारी चीजें देख सकते हैं जो इंफ्लेमेशन होता है। तो यहां पे जो असल प्रॉब्लम होता है ना, असल प्रॉब्लम किस चीज से होता है, फ्राइड से होता है। और कोई चीज का पकाने का पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर वो तरीके से पकाओ तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, उसको पकाने के तरीके में है, उसको पकाने के तरीके में है। ये बात बहुत फेयर बात है। तो जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे कि
जो नॉन वेजिटेरियन फूड से ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी हो रही है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग सब नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं। इस्लाम ने जो सिखाया ना, पोर्क है, उससे बीमारियां होती, हम भी कहते हैं वो नॉन वेज है, और उससे बीमारी होती, हम भी कहते हैं। कोई फूड है, कोई गोश्त है जो मिसाल के तौर पे जो हमने इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटरिंग जो है, जिसके अंदर पेन के बारे में हमने देखा, क्योंकि ब्लड वेन्स जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कट जाता है, तो ब्रेन ईईजी रिपोर्ट से आया है कि नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत मिनिमल तौर पे, क्योंकि फाइनली तो जान जा रही है ना उसकी। लेकिन यहां पे एक बात गौर करिए कि जो ब्लड निकल जाता है वो बेस्ट मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अब अगर कोई ऐसा ब्लड को ना निकाले, मतलब जो ब्लड फ्लो आउट ना करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड अंदर रहेगा, उसकी वजह से डिजीजेस होगी, और फिर आप कहोगे गोश्त खाने से डिजीज होती है। तो हम भी आपके साथ है इसमें कि हाँ ये डिजीज हो रही है गोश्त खाने से, लेकिन कौन सा, वो वाला गोश्त जिसके अंदर इस तरह से ब्लड को बाहर नहीं किया गया है, या वो वाला गोश्त जो जैसे रॉन्ग है, जैसे पोर्क और इस तरह के एनिमल्स का। लेकिन आप जनरल सारे गोश्त के ऊपर कह दो, और कभी मान लो फ्राइड है तो फ्राइड में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम है। हमें ये बात समझना चाहिए किस चीज में प्रॉब्लम है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि हराम एनिमल्स का गोश्त मना है, जो जबाह नहीं किए गए, जबाह यानी कि वो ब्लड जिससे बाहर निकल जाए मेथड, तो वो इस्लाम में मना है। एक्सेसिव खाने से प्रॉब्लम होते हैं, हाँ एक्सेसिव मीट खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव वेजिटेरियन फूड भी खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव फूड को गलत कहेंगे। रॉन्ग तरीका एक्सेस फ्राइड है उसको गलत कहेंगे। कोई हराम चीज के साथ में नॉनवेज खा रहा है, जैसे अल्कोहल के साथ खा रहा है, या कोई गलत चीज के साथ खा रहा है, तो वो उस गलत चीज की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ, और लास्ट पॉइंट नीचे की तरफ देखिए, किसी का अगर हेल्थ इशू है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि तुम्हें नॉनवेज नहीं खा सकते हो, तो ना खाए उसके हेल्थ रीजन की वजह से। उसकी वजह से ऐसे थोड़ी हो जाता है सारे इंसानों के लिए नॉनवेज मना हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अगर डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर नहीं खाना है, या किसी को सर्दी और डॉक्टर ने कहा तुम्हें ठंडा नहीं खाना है, दैट डजंट मीन सारे इंसानों के लिए ठंडा खाना गलत हो गया, हराम हो गया, गलत हो गया, फोरबिडन हो गया। तो ये एक इंसाफ की बात है। मैं एक मिसाल के जरिए बताता हूं कि देखिए, पानी से आपको पता है कितनी बीमारियां होती है। पानी से कॉलेरा होता है, पानी से टाइफॉइड होता है, डायरिया होता है, कितनी सारी बीमारियां होती है पानी से। अब कोई ये कहे कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी से बीमारियां होती है, तो हम लोग कहेंगे ये थोड़ी सही बात है। पानी को फिल्टर करो, साफ करके पियो, पानी थोड़ी मना हो जाएगा। तो आप अगर ये बीमारियां देखोगे जो गलत तरीके से मीट खाने से हो, तो हाँ वो हम आपके साथ है उसमें, गलत तरीके से नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए, फ्राइड वगैरह में प्रॉब्लम है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये चीज अलग है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई छोड़ दे नॉनवेज तो उसका वेज खाने से रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो संजीव ने भी रिपीट किया है। अगर आप ये रिसर्च पेपर देखें, रिसर्च गेट में मौजूद है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये बताया है कि चारिंग मीट ड्यूरिंग कुकिंग कैन क्रिएट ओवर 20 केमिकल्स लिस्ट टू कैंसर। ये किस चीज से, ये कुकिंग के दौरान चारिंग मीट जो जला दिया जाए उससे प्रॉब्लम होता है, और प्रोसेस्ड मीट से प्रॉब्लम होता है, ना कि टोटल मीट से। तो यहां पे प्रेजर्वेटिव्स है मेन रीजन। ये जो चारिंग मीट है उसके अंदर जो प्रेजर्वेटिव्स है, कंटेन प्रेजर्वेटिव सच एज नाइट्रेट्स, वो चीज को जब इस तरह से जलाया जाए तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर अब वो प्रेजर्वेटिव प्रॉब्लम है, ना कि मीट प्रॉब्लम है। हम लोगों को फेयर बात करनी है ना। तो ये एक रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये लिंक भी मैंने दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो कंज्यूमिंग मीट से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये रिपोर्ट्स को जब एनालाइज किया गया, ये प्रूविंग के टेबल पे आके साबित नहीं हो रही बात, ये बात साबित नहीं कर सकते हैं। और जो कहा कि भाई हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है अगर वेज खाने लगे तो आप देखेंगे कि हार्ट डिजीजेस किस वजह से होती है। उसमें देखिए वेजिटेबल ऑयल थर्ड नंबर पे है, वेजिटेबल ऑयल 62%। अब मैं वेजिटेबल फूड के खिलाफ नहीं हूं, आपको खाना है वेजिटेरियन फूड खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब पापी कहते हो, बुरा कहते हो, ये बात में प्रॉब्लम है। तो हमें समझना है कि यहां पर रेड मीट भी है, देखिए नीचे की तरफ सेकंड लास्ट में 5% रिस्क होता है रेड मीट की वजह से। लेकिन यहां पर आप ये देखोगे, ये रिपोर्ट के अंदर आया है कि सैचुरेटेड फैट डज नॉट क्लॉग द आर्टरीज, कि जो सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो एनिमल ओरिजिन से जो चर्बी होती है, उससे आर्टरीज क्लॉग नहीं होती, ये साबित हुआ है। कोरोनरी हार्ट डिजीज इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन द रिस्क ऑफ व्हिच कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस्ड फ्रॉम अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। तो सैचुरेटेड फैट्स से नहीं होता, हाँ, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, बल्कि ये अच्छा है, जो इसकी वजह से रिस्क बढ़ता नहीं है हार्ट डिजीज का। ये दिया है, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है। उसी तरह ये एक सिडनी डाइट हार्ट स्टडी के अंदर यही सिमिलर टाइप के कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो नॉनवेज फूड में न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो कई सारे, जैसे विटामिन B12 आपको डायरेक्ट नॉनवेज फूड में मिलेगा। विटामिन B12 ये वेजिटेबल फूड के अंदर, वेजिटेरियन फूड में मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और वीगन्स को सप्लीमेंट खाना पड़ता है B12 के लिए, विटामिन B12 के लिए।
और 2 in 3 वेजिटेरियंस के अंदर देखा गया कि हर 3 में से 2 वेजिटेरियन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई। और कंपेयर टू दैट अगर मीट ईटर्स में देखोगे 20 में 1 में डेफिशिएंसी मिल रही। क्रिएटिन का भी आप देखोगे, ये एक जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने शायद देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स का क्रिएटिन वगैरह, ये वेजिटेरियन फूड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही इसके अंदर प्लांट बेस्ड डाइट में लैकिंग होता है, नॉनवेज फूड में मिलता है। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स है। तो ये सारा नरिशमेंट भी तो है ना, हाँ नरिशमेंट भी तो है। आइए नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिर से मैं Spirituality is all about thinking about the other as yourself, not theoretically but actually. ठीक है, एक और वीडियो देखेंगे स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से, फिर मैं आपके साथ कुछ बहुत डीप व्यूज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते चले जाते हैं, ये जो फर्क है मेरे बीच में और उसके बीच में, जिसको मैं खा रहा हूँ या जिसको मार रहा हूँ, वो फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से कहा कि ये फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है, किसमें? हम में और जिसे हम खा रहे हैं। तो ये फर्क हमें प्लांट्स के ताल्लुक से भी सोचना चाहिए, एनिमल्स के ताल्लुक से भी। लेकिन यहां पर एक आइडियोलॉजी है और मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इस चीज के बारे में सोचें। ये आइडियोलॉजी ये है कि हम सब जो मिसाल के तौर पे जो कुत्ता है, बिल्ली है, या उसके अलावा जो कॉकरोच है, या मान लीजिए जो बकरा बकरी, हाँ ये सब भी है, तो ये माना जाता है कि हम सब सेम है, हम सब सेम है, मतलब सब में फर्क नहीं है। लेकिन आप दुनिया में देख सकते हो, आप देखोगे कि इंसानों में और एनिमल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये क्लियरली देख सकते हैं, आपको एनिमल्स की बनाई हुई मार्केट, बिल्डिंग, टावर, हाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब नहीं मिलता है। उनका सर्वाइवल होता है इंपॉर्टेंट, वो अपने सर्वाइवल के हद तक की सोच रखते हैं। लेकिन इंसान जो है, उन्हें एक हायर विजन दिया गया है, सोचने की क्षमता दी गई है। हम इंसान आज दुनिया में अच्छा बुरा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इंसान में और जानवरों में फर्क है। अब ये जो आइडियोलॉजिकली जो संदीप कह रहे हैं बार बार, वो उस चीज से कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कहीं कि वो जानवर भी जो है वो तुम हो सकते थे, तुम वो जानवर हो सकते थे जिसे तुम स्लॉटर कर रहे हो। तो यहां से वो बात पैदा हो रही है। तो आपके सामने मैं बात कह रहा हूं कि ये चीज के अंदर एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको सोचना चाहिए कि ये जो कहा जाता है कि भाई, जैसे कई बार हम कहते हुए सुनते हैं ना लोगों को कि पता नहीं मैंने क्या अच्छा काम किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और पता नहीं मैंने क्या बुरा किया है कि ऐसा हो गया। मतलब ये माना जाता है कि कोई पिछले उसकी जिंदगी में, उसने पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छा किया है, उसका परिणाम मिल रहा है कि आज अच्छा हो रहा है, और पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है तो उसका परिणाम मिल रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। ये सोच कहीं गलत है हम इंसानों के लिए, कहीं गलत है हम इंसानों के लिए। इसलिए गलत है क्योंकि आप देख सकते हो कि हम सब इंसान जो है ना, ये इंसानों में कोई तकलीफ में है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ उसके सामने पिछले जन्म की तकलीफ आई है। क्यों? ये आजमाइश है। इस चीज से क्या होता है ना, जो अच्छे हाल में ना वो कहेगा जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है, और कोई बुरे हाल में ना वो कहेगा कि पता नहीं क्या किया। तो असलियत ये है, रियल बात तो ये है ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पैसा भी एक परीक्षा है और ये भी तकलीफ भी परीक्षा है। और ये सब कहना कि जानवर और हम सेम है, ये बात एक्चुअली सही नहीं है। हमें जिम्मेदार बनाया गया है कि हमें उनका केयर करना है, हमें उन्हें संभालना है। ऐसा नहीं कि सब सेम है। हम इंसान आए हैं जीवन दुनिया में, हम जी रहे हैं, यहां से जाएंगे, यहां से रिजल्ट मिलेगा।